I am Dr. P.T. Acharya, Professor of Neurology at M.S. Ramaiah Medical College and also Neurology Consultant at M.S. Ramaiah Memorial Hospital, Bengaluru. स्ट्रोक के बारे में बात करने वाले हैं। स्ट्रोक एक कॉमन मेडिकल इमरजेंसी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस इमरजेंसी में काफ़ी लोगों का डेथ भी हो सकता है, मौत हो सकता है और काफ़ी लोगों का डेफिसिट्स, परमानेंट पैरालिसिस जैसा विजुअल डिस्टर्बेंस रह सकता है। इसलिए इस इमरजेंसी को पहचानना बहुत ज़रूरी है और तुरंत इन्वेस्टिगेशन करके ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरत पड़ता है। इससे आउटकम में फ़र्क पड़ता है, आउटकम में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। और एक चीज़ आजकल हम देख रहे हैं क्या है कि ये यंग पीपल, यंग माने बिलो द एज ऑफ 45 ईयर्स, इन लोगों में स्ट्रोक कभी दिखाई देने लगा है। आजकल रफली एक 20% ऑफ स्ट्रोक्स अपीयर इन पीपल बिलो द एज ऑफ 45। इसको हम स्ट्रोक इन यंग बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल किस वजह से ये बढ़ रहा है स्ट्रोक इन यंग, ये ज़्यादा करके हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर रहता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर आजकल यंग पीपल में दिखाई देता है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, ओवरवेट, ओबेसिटी बोलते हैं, फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक रहता है और फादर मदर में पिछले जनरेशन में स्ट्रोक रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ है, एक स्मोकिंग इज अ क्लियर कट इंडिकेटर, क्लियर कट रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक यंग पीपल में, और अल्कोहल इन एक्सेस कंजम्पशन। फिजिकल एक्टिविटी, आजकल सेडेंटरी लाइफ बहुत कॉमन हो गया, इसकी वजह से लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये सब सारे चीज ये प्रीडिस्पोज करता है। सो इसको हम स्ट्रोक इन यंग बोलते हैं। व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट अफेक्ट्स पीपल इन देयर प्राइम यूथ। सो फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन पड़ सकता है। एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर, इस स्ट्रोक में डेथ भी हो सकता है। एक अर्निंग मेंबर if they lose his life, that is going to affect the entire family. ये बहुत important trend आजकल हम देख रहे हैं कि काफी young people come with stroke. Now when it comes to prevention of stroke, that is the most important thing. हम तीन चीज ध्यान रखना चाहिए। स्ट्रोक कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम अर्ली रिकग्निशन कर सकते हैं, कैसे तुरंत ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ये तीन स्टेप्स है। पहले हम बोलेंगे, कब डिस्कस करेंगे ये प्रिवेंशन कैसे करना। इसलिए हम बोलते हैं आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर्स। काफी रिस्क फैक्टर्स है वो स्ट्रोक को प्रीडिस्पोज करता है। कुछ रिस्क फैक्टर्स हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बोलते हैं। बट काफी फैक्टर्स है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके कंट्रोल करने से स्ट्रोक के चांसेस कम कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, बीइंग ओवरवेट, ओबेसिटी बोलते हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फैमिली हिस्ट्री वो नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर में आता है। और स्मोकिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रग अब्यूज ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक आजकल हम देख रहे हैं ओबीस यंग पीपल में एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलकर आ जाता है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। आजकल एयर पोल्यूशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द रिस्क फैक्टर्स फॉर स्ट्रोक। सो ये सारे चीज इसमें जो भी हम करेक्ट कर सकते हैं, इससे हम स्ट्रोक आने का रिस्क कम कर सकते हैं, वो प्रिवेंशन बोलेंगे। अभी जब हम स्ट्रोक इमरजेंसी है उसको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आम पब्लिक कैसे पहचान सकते हैं। सडनली एक साइड कमजोर होने लगा, उसको हम हेमी पैरालिसिस स्ट्रोक बोलते हैं, या रोशनी में, आंख की रोशनी में कम पड़ जाता है, बोलने में स्लरिंग शुरू हो जाता है, बैलेंस में प्रॉब्लम आ जाता है, चलने में बैलेंस छूटता है। ये सडनली जब होता है, इमीडिएटली वी शुड सस्पेक्ट स्ट्रोक। तुरंत हम हॉस्पिटल में आना चाहिए। आजकल ट्रीटमेंट में कुछ फर्क लग गया है, आजकल कुछ नया ट्रीटमेंट आया है। एक बोलते हैं विंडो पीरियड में आ गए स्ट्रोक वाले,
within 4.5 hours of the onset of the illness. दो तरीके का ट्रीटमेंट हम अडॉप्ट कर सकते हैं, वो विंडो पीरियड के अंदर आ गए तो एक तो हम थ्रोम्बोलाइटिक्स देते हैं, इंट्रावेनस थ्रोम्बोलाइसिस। वो क्लॉट जो है ब्लड वेसल में, खून की नाले में जो क्लॉट है उसको मेल्ट करके रीफ्लो शुरू करा सकता है। दूसरा हम एम्बोलेक्टमी बोलते हैं, थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं उसको, कैथेटर डाल के वो क्लॉट को हम निकाल सकते हैं। ये दो नया ट्रीटमेंट आया है अपार्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रोक। वो ब्लड थिनर्स रहते हैं, एंटीकोएगुलेंट रहते हैं, उसके अलावा ये नया दो तरह का ट्रीटमेंट, बट उसके लिए तुरंत हॉस्पिटल में आना बहुत जरूरी है, विद इन 4.5 hours, उसको हम विंडो पीरियड बोलते हैं। वो हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी रहना चाहिए, इसलिए ये बोलते हैं ये स्ट्रोक सेंटर बोलते हैं। जैसे MS रामैया मेमोरियल हॉस्पिटल है, एक स्ट्रोक रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रोक सेंटर है विद ऑल द फैसिलिटीज फॉर दिस टू न्यूअर इंटरवेंशंस। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, जल्दी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए, जिस हॉस्पिटल में फैसिलिटी हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ट्रीटमेंट देने से उसमें प्रोग्नोसिस बोलते हैं, रिकवरी चांसेस बेहतर रहता, अच्छा रहता है। आजकल दूसरा एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, उसको हम रिहैबिलिटेशन इन स्ट्रोक बोलते हैं। रिहैबिलिटेशन में हमारे MS रामैया हॉस्पिटल में बहुत अच्छा फिजियोथेरेपी सेंटर है, रिहैबिलिटेशन सेंटर है। वहाँ फिजिकल एक्सरसाइज एक बात रहती है, एक चीज है, और दूसरा स्पीच थेरेपी रहता है, स्वैलोइंग थेरेपी रहता है, गेट थेरेपी रहता है, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी रहता है। ये सारा ट्रीटमेंट बहुत हेल्प हो जाता है पेशेंट्स को रिकवरी के लिए। एक्यूट फेज के बाद ये ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ता है। ये फैसिलिटी MS रामैया हॉस्पिटल में है, इसको हम स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। और एक चीज अबाउट द स्ट्रोक, हम इसमें एक ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक बोल के एक टाइप ऑफ ये सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज आता है। उसमें क्या होता है, कुछ सिम्टम्स आते हैं, वो तुरंत निकल जाते हैं, 1 घंटे के अंदर निकल जाते हैं, अप टू 24 आवर्स कभी कभी लेता है। सो इसको हम ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक बोलते हैं। उसका एम्फोसिस, उसका मतलब क्या है, एक वार्निंग है, बड़ा स्ट्रोक आने वाला है। इसलिए जब भी ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक आता है तो हम उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना। जो भी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो करना है हम शुरू करना चाहिए, so that we can prevent a major stroke in future.